नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपने इस YouTube चैनल पे। देखिए दोस्तों, जो भी नए स्टूडेंट हैं, जो पहली बार इस चैनल से जुड़ रहे हैं, जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल पे आरपीएससी से रिलेटेड सभी एग्ज़ाम्स की जो कंटेंट हैं वो प्रोवाइड करवाए जाएंगे। फ़िलहाल अपन बात कर रहे हैं आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की, जिसकी एग्ज़ाम सबसे पहले होने की संभावना है। फर्स्ट ग्रेड में अपन जो पहला वाला पेपर है, फर्स्ट पेपर है, जिसके 75 क्वेश्चन आने हैं, उसमें जीके वाला पोर्शन लेकर के चल रहे हैं। इस जीके वाले पोर्शन में भी अपन ने पहला जो बिंदु है वो गुप्त काल वाला लिया है। इस गुप्त काल में आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग साहित्य, स्थापत्य और कला, ये तीन मुख्य बिंदु दिए गए हैं, जिसमें अपन ने साहित्य और स्थापत्य वाला जो पार्ट है वो इनसे पहले वाले वीडियो में कर लिया है। तो अभी तक आपने अगर वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो वो वीडियो देखिए। फिलहाल अपन इस वीडियो में गुप्त काल का जो बचा हुआ पार्ट है वो करेंगे, जिसमें आपका कला वाला जो पार्ट है। देखिए दोस्तों, कला में आपके स्थापत्य कला, चित्रकला, मूर्तिकला, अभिलेख और मुद्राएं, ये सारे के सारे जो टॉपिक हैं वो इस कला वाले पार्ट में अपन को पढ़ने पड़ेंगे। तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो में बने रहिएगा और बहुत ध्यान से इनको देखिए, और साथ में आप नोट्स बनाते जाइए, ये आपके बेहतरीन नोट्स बन जाएंगे। देखिए, सबसे पहले अपन बात करें मूर्तिकला की। इससे पहले अपन ने चित्रकला पढ़ लिया है, अब जो कला में मूर्तिकला वाला पार्ट पढ़ेंगे। देखिए, जो गुप्त काल में मूर्तिकला था, उस मूर्तिकला के जो केंद्र थे वो थे आपकी मथुरा, सारनाथ और पाटलिपुत्र। यानी कि इन केंद्रों पे मूर्तिकला का काम होता था। मूर्तिकला की शैली की अगर अपन बात करें, वो थी गांधार शैली और मथुरा शैली, दोनों का मिश्रण था। ये जो शैली थी, इसकी शुरुआत तो कुषाण काल में हो गई थी, लेकिन इन शैली का जो विकास है पूर्ण रूप से वो गुप्त काल में हुआ था। गुप्त काल से पहले जो कुषाण काल था, उस कुषाण काल के समय की ये शैलियाँ है, लेकिन इनका पूर्ण रूप से जो विकास है वो गुप्त काल में हुआ है। गुप्त कालीन जो मूर्तियाँ थी वो सौम्यता लिए हुई थी। सौम्यता का मतलब है यहाँ पे, यानी कि कुषाण काल में जो मूर्तियाँ थी वो नग्नावस्था में थी, जबकि गुप्त कालीन जो मूर्तियाँ हैं वो कपड़े पहने हुई थी। तो ये एक डिफरेंस है कुषाण काल में और गुप्त काल में। और कुषाण काल की जो शैली का जो प्रभाव है वो गुप्त काल पर देखने को मिलता है। ये जो मूर्तियाँ बनती थी, इनमें जो प्रयुक्त सामग्री हुआ करती थी वो थी आपकी मिट्टी की, पत्थर की और धातु की भी मूर्तियाँ बनने लगी थी। तो इस प्रकार अपन देखते हैं कि गुप्त काल में जो मूर्तिकला वाला जो टॉपिक है, उसमें अपन को यही याद रखना है कि केंद्र क्या थे और शैली कौन सी थी। नेक्स्ट अगर अपन बढ़े तो प्रमुख जो मूर्तियां हैं उनके बारे में अब अपन पढ़ेंगे, जिसमें पहली जो मूर्ति है गुप्तकालीन सर्वश्रेष्ठ मूर्ति जो है यूपी से मिली है। देवगढ़ के दशावतार मंदिर में जो विष्णु जी की मूर्ति है, शेष साई विष्णु जी की मूर्ति जो है वो गुप्त काल की सर्वश्रेष्ठ मूर्ति है। अपन ने मंदिर वाला जो टॉपिक पढ़ा था स्थापत्य में, स्थापत्य वाला जो पार्ट पढ़ा था उसमें अपन ने ये पहला मंदिर पढ़ा था, सबसे प्रमुख मंदिर देवगढ़ का दशावतार मंदिर। उसमें अपन ने ये बात करी थी कि इसमें विष्णु जी की मूर्ति है। नेक्स्ट बात करें तो सुल्तानगंज की बुद्ध मूर्ति, ये ताम्र से निर्मित है, जो कि बिहार के भागलपुर जिले में मिली है। ये 7.5 फुट ऊंचाई की है। तो प्रमुख मूर्तियों की बात करें तो ये पहली मूर्ति हो गई आपकी सर्वश्रेष्ठ मूर्ति देवगढ़ के दशावतार मंदिर की। दूसरी है आपकी सुल्तानगंज की बुद्ध मूर्ति। नेक्स्ट अगर अपन पढ़े तो तीसरी मूर्ति अगर अपन देखें
तो देखो मथुरा से प्राप्त हुई है मूर्ति खड़े बुद्ध की मूर्ति। उसके बाद में सारनाथ से बैठे बुद्ध की मूर्ति। इसमें जो बुद्ध है, महात्मा बुद्ध जो है बिल्कुल ध्यानमग्न अवस्था में बैठे हुए हैं, ये सारनाथ से मिली है। तो कैसे याद रखेंगे? पहले तो सर्वश्रेष्ठ जो मूर्ति है देवगढ़ के दशावतार वाली वो याद हो गई। उसके बाद में आपकी ये खड़े बुद्ध की मूर्ति और बैठे बुद्ध की मूर्ति। एक है आपकी गोवर्धनधारी कृष्ण की प्रतिमा जो कि वाराणसी यूपी से मिली है। रूपवास भरतपुर से कृष्ण बलराम की मूर्ति, और कौशाम्बी से सूर्य प्रतिमा जो है वो मिली है। इस प्रकार ये जो 7 मूर्तियां हैं, इन 7 मूर्तियों को बहुत ध्यान से पढ़ना है, बार बार रिवाइज करना है। गुप्त काल में जो प्रथम बार मिली मूर्तियां है वो कौन कौन सी है? एक अर्धनारीश्वर मूर्ति है। देखिए अर्धनारीश्वर का क्या मतलब होता है कि आधी नारी, यानी कि शिव और पार्वती का जो रूप है वो अर्धनारीश्वर मूर्ति है। तो ये जो मूर्ति है पहली बार मिली है गुप्त काल में। गंगा और यमुना जी की मूर्ति, अपन ने इससे पहले जो मंदिर वाला पार्ट पढ़ा था उसमें अपन ने बात करी थी कि मंदिर का जो मुख्य द्वार होता था गर्भगृह, उसके दोनों साइड में गंगा जी की और यमुना जी की मूर्तियां स्थापित की जाती थी। तो एक गुप्त काल में प्रथम बार मिली मूर्तियां है हरिहर की मूर्ति और त्रिदेव की मूर्ति। तो इनको बड़े ध्यान से देखिए आप। अब ये हो गया अपना मूर्तिकला वाला पार्ट। मूर्तिकला में अपन ने महत्वपूर्ण मूर्तियों को पढ़ लिया है और वो कहाँ से मिली हैं और उनकी क्या विशेषताएं हैं। अब देखिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और गुप्त वंश को यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखिए गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग या स्वर्ण काल कहा जाता है। ये किसने कहा था? ये के.एम. मुंशी ने कहा था। एक बहुत बड़े इतिहासकार हैं के.एम. मुंशी जी। उन्होंने गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहा है, सौंदर्य कल्पना का काल कहा है, क्योंकि इस गुप्त काल में आपका कला और संस्कृति का जो विकास था, कला संस्कृति का जो विकास था वो एक चरम सीमा पे था। अतः इसे सौंदर्य कल्पना का काल कहा जाता है। देखिए गुप्तों का जो मूल स्थान था वो था आपका कौशाम्बी। तो ये याद रखना है कि गुप्त वंश का जो मूल स्थान है वो कौशाम्बी है। गुप्त वंश की स्थापना श्रीगुप्त 240 से 200 ईसा पूर्व इनका राज रहा था। तो गुप्त वंश की स्थापना का श्रेय किसको जाता है? श्रीगुप्त को जाता है। सबसे पहले शासक हैं गुप्त वंश के श्रीगुप्त। इन्होंने महाराजा की उपाधि धारण की थी। गुप्त वंश का संस्थापक इन्हें ही कहा जाता है। आदि पुरुष बोल दो या संस्थापक बोल दो। सबसे पहले जो राजा थे गुप्त वंश के वो थे आपके श्रीगुप्त। श्रीगुप्त के बाद इनके जो पुत्र हैं घटोत्कच 280 से 320 ईस्वी में श्रीगुप्त के पुत्र हैं। इन्होंने भी महाराजा की उपाधि धारण की थी। तो देखिए जो श्रीगुप्त हैं, श्रीगुप्त ने भी महाराजा की उपाधि धारण की और घटोत्कच ने भी श्री महाराजा की उपाधि धारण की। घटोत्कच के बाद जो प्रमुख राजा आते हैं गुप्त वंश के वो है चंद्रगुप्त प्रथम। इन्हें गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। देखिए जो राजा पराक्रमी होगा और अपने बल के माध्यम से राज्य का विस्तार करेगा वह उस वंश का वास्तविक संस्थापक होगा। गुप्त वंश का संस्थापक जो है वो श्रीगुप्त है, लेकिन वास्तविक संस्थापक अगर पूछे तो है आपका चंद्रगुप्त प्रथम। तो ये ध्यान में रखना है कि वास्तविक संस्थापक कौन है? चंद्रगुप्त प्रथम है और संस्थापक जो है वो श्रीगुप्त है। ठीक है। चंद्रगुप्त प्रथम की जो उपाधि है वो है महाराजाधिराज की। इन्होंने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। इससे पहले श्रीगुप्त ने महाराज की उपाधि धारण की थी, घटोत्कच ने भी महाराज की उपाधि धारण की थी, लेकिन चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। इन्होंने लिच्छवी वंश की जो राजकुमारी थी जिसका नाम था कुमार देवी, इस कुमार देवी से विवाह भी किया और 319 ईस्वी में गुप्त संवत की स्थापना की। देखिए जो संवत होते हैं अपने शक संवत और गुप्त संवत, तो गुप्त संवत की स्थापना जो है चंद्रगुप्त प्रथम के पीरियड में हुई है।
तो ये याद रखना है आपको। उसके बाद में चंद्रगुप्त प्रथम के बाद में अगले जो राजा है, फेमस जो राजा है गुप्त वंश की, वो है आपके समुद्रगुप्त। इन्हें भारत का नेपोलियन कहा जाता है। और ये भारत का नेपोलियन किन्होंने कहा था इनको? तो विंसेंट स्मिथ ने कहा था। इनकी उपाधियां है कविराज की, संगीत प्रेमी थे ये, सर्व राजोच्छेदा, ये इनकी उपाधियों का नाम है। कविराज, संगीत प्रेमी और सर्व राजोच्छेदा, तो ये उपाधियां ध्यान रखनी है इनकी। अब देखिए, जैसे जैसे अपन राजा पढ़ेंगे, उन राजाओं के जो काल में जो भी अभिलेख बनाए गए या जो भी प्रशस्ति बनवाई गई, उनका भी साथ में अध्ययन कर लेंगे। तो समुद्रगुप्त के जो पीरियड में सबसे पहले अपन देखें तो प्रयाग प्रशस्ति का, समुद्रगुप्त के काल में इनके जो दरबारी थे, समुद्रगुप्त के जो दरबारी थे हरिसेन, इन हरिसेन के द्वारा निर्मित है ये प्रयाग प्रशस्ति। उत्कीर्णकर्ता कौन है? तिलभट्ट। प्रयाग प्रशस्ति की जो शैली है, उस शैली का नाम है चंपू शैली, जिसमें गद्य और पद्य दोनों का वर्णन किया जाता है, यानी कि गद्य भी लिखा जाता है और पद्य भी लिखा जाता है। इसको बोलते हैं चंपू शैली। लिपि है इसकी ब्रह्मी, और इसकी जो भाषा है, प्रयाग प्रशस्ति पर जो लिखे गए जो लेख हैं, उसकी जो भाषा है वह है संस्कृत। तो ये आपको याद रखने हैं। प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त के पीरियड की है और किसके द्वारा निर्मित की गई? जो दरबारी थे इनके हरिसेन, उनके द्वारा निर्मित की गई थी। और ये जो प्रयाग प्रशस्ति है, ये जो अशोक का जो कौशाम्बी स्तंभ था, उस पर ही उत्तीर्ण करवाया गया इसको, प्रयाग प्रशस्ति को। अब देखिए, जो समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन, यानी कि समुद्रगुप्त ने 100 युद्धों का विजेता समुद्रगुप्त को बताया गया है। ये जो बातें हैं प्रयाग प्रशस्ति पे उत्कीर्ण है। प्रयाग प्रशस्ति में अश्वमेघ यज्ञ का कहीं पर भी वर्णन नहीं किया गया है। इसी प्रयाग प्रशस्ति पर उत्तर की तरफ जो नीति थी समुद्रगुप्त की, यहाँ समुद्रगुप्त की नीतियों का वर्णन किया गया है कि समुद्रगुप्त ने क्या किया। उत्तर की तरफ के जो राजा थे, उनके तरफ की जो नीति थी वो थी प्रस्भोदरण की, यानी कि उनका समूल विनाश करना। जैसे ये एक राज्य हो गया समुद्रगुप्त का, ये आपका उत्तर हो गया, ये आपका दक्षिण साइड हो गया, और ये आपका उत्तर पूर्व हो गया, और ये जितने भी विदेशी जो आए थे ये वो हो गए। तो जो समुद्रगुप्त थे, उनकी उत्तर के जो राज्य थे, उनके जो राजाओं के प्रति जो नीति थी वो थी प्रस्भोदरण की, यानी कि बिल्कुल पास में थे तो इनको हरा करके और इनका समूल नाश कर देना, ये नीति थी। दक्षिण के जो राज्य हैं, उनके राजाओं की तरफ जो नीति थी वो थी मोक्षानुग्रह की, यानी कि दूर थे तो इनको पकड़ करके बिल्कुल छोड़ देना। उत्तर पूर्व के तरफ की जो नीति थी वो थी सर्वकारदान की, यानी कि उत्तर पूर्व के जो राज्य होंगे, इनको जीतने के बाद में ये कर का दान करेंगे, आज्ञा का पालन करेंगे, और प्रणामानुगमन, और प्रणाम करके और फिर जाएंगे। तो इनके ये जो राज्य थे, इधर के तरफ जितने भी राजा थे और उनके प्रति ये नीति थी। विदेशी राज्य जो थे, जैसे कि शक है, कुषाण है, इधर से जो आने वाले जो राजा थे, उनके प्रति जो नीति थी वो थी आत्मनिवेदन की, यानी कि वो दरबार में उपस्थित होंगे और निवेदन करेंगे। कन्योपायन की, यानी कि अपनी कन्याओं का जो विवाह है वो यहाँ के राजाओं के साथ करेंगे। गुरुत्मंदक स्वविषय भुक्ति नीति, इसका मतलब है ये जो विदेशी राज्य हैं, यहाँ पे जो समुद्रगुप्त की जो मोहर है, जिस पे गरुड़ निशान है, वो मोहरें चलेगी। तो ये ध्यान में रखना आपको कि किस राजा के प्रति कौन सी नीति अपनाई गई थी समुद्रगुप्त के द्वारा। तो ये समुद्रगुप्त का इम्पोर्टेंट पार्ट था, ये कंप्लीट हो गया। अब अपन नेक्स्ट गुप्त वंश में देखें, नेक्स्ट राजा आता है रामगुप्त।
समुद्रगुप्त के बाद में आता है, लेकिन अयोग्य राजा है, इसका कुछ ज़्यादा वो नहीं डिटेल मिलती। फिर अगला अपन अगर पढ़े चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय की उपाधि का नाम है विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त द्वितीय बोल दो और इसे ही अपन विक्रमादित्य बोलते हैं। इन्होंने शक शासकों को पराजित किया था। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में पढ़ेंगे अब अपन। देखिए, चंद्रगुप्त द्वितीय ने जो पुत्री थी प्रभावती, उसका विवाह है वाकाटक वंश के जो राजा थे रुद्रसेन, उससे किया। फिर जो शक शासक थे उन शकों को पराजित किया। चंद्रगुप्त द्वितीय यानी कि विक्रमादित्य के समय ही चीनी यात्री फाहियान भारत आया। इनके दरबार में 9 विद्वान थे। इनके दरबार में, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में यानी कि विक्रमादित्य के दरबार में 9 विद्वान थे जो नवरत्न कहलाए। जैसे कि कालिदास, अपने साहित्य वाला जो पाठ पढ़ा था उसमें देखा था कालिदास, इसके 3 नाटक थे, 2 महाकाव्य थे और 2 खंड काव्य थे। ये इनसे पहले वाले वीडियो में अपन ने कवर किया है। वराह मिहिर, अमर सिंह, वररुचि, धन्वंतरी और शंकु, वेताल और छपणक और घट खरपर, ये जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे। तो ये बस नाम ध्यान में रखने हैं, जिसमें ये फेमस पूछा जाता है कई बार कि कालिदास जो था वो किसके दरबारी थे। तो ये ध्यान में रखना है आपको। इसके बाद में देखो मथुरा अभिलेख। चंद्रगुप्त द्वितीय के जितने भी अभिलेख थे वो सारे के सारे पढ़ेंगे अब एक साथ। तो मथुरा अभिलेख चंद्रगुप्त द्वितीय यानी कि विक्रमादित्य कालीन है। प्रथम बार गुप्तकालीन संवत 319 ईस्वी जो है वो दर्शाया गया है चंद्रगुप्त द्वितीय के जो अभिलेख में, जो मथुरा वाला अभिलेख है उसमें। महरौली का लौह स्तंभ, ये देखिए ये फेमस है, ये चंद्रगुप्त द्वितीय के कालीन का ही है। इसके रचनाकार हैं साबवीर सेन। धातु निर्माण कला का सर्वोत्तम उदाहरण है ये। कौन सा? महरौली का लौह स्तंभ। फिर है आपका उदयगिरी का सेव गुहा लेख, ये भी चंद्रगुप्त द्वितीय का कालीन है। चंद्रगुप्त का संधि विग्राहिक, संधि विग्राहिक कौन होता है? संधि और विग्रह करवाने वाला। तो इसका जो संधि विग्राहिक था वीरसेन, उसके द्वारा लेख लिखवाया गया। किस पे? उदयगिरी की सेव गुहा लेख। तो ये ध्यान में रखना है। अब देखिए एक है पूना ताम्रपत्र। चंद्रगुप्त द्वितीय की जो पुत्री थी प्रभावती, इन्होंने इसको जारी किया और तांबे की पट्टिका पर उत्कीर्ण करवाया था इस लेख को। चंद्रगुप्त को धारण गोत्रीय ब्राह्मण कहा गया है इस ताम्रपत्र में, और श्रीगुप्त को गुप्तों का आदि पुरुष कहा गया है। तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय यानी कि विक्रमादित्य की जो पुत्री थी प्रभावती, उसके द्वारा करवाया गया ये ताम्रपत्र है। चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद में अपन पढ़ेंगे कुमारगुप्त प्रथम। देखिए कुमारगुप्त जो प्रथम थे, इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई। इनका एक अभिलेख है, सबसे ज़्यादा जो अभिलेख हैं वो कुमारगुप्त प्रथम के ही मिलेंगे आपको, जिसमें पहला अभिलेख है विलसड अभिलेख। कुमारगुप्त प्रथम का अभिलेख है ये। संपूर्ण गुप्त वंशावली का उल्लेख, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि संपूर्ण गुप्त वंशावली का उल्लेख जो है किस अभिलेख में मिलता है? ये मिलता है आपका विलसड अभिलेख में, जो किसके कालीन है? कुमारगुप्त प्रथम के कालीन है। इसमें जितने भी गुप्त वंश के जो राजाएं हुए हैं उनका उल्लेख है, लेकिन रामगुप्त का उल्लेख नहीं है। रामगुप्त को छोड़ करके बाकी जितने भी जो राजा हुए हैं इनसे पहले, उन सब का उल्लेख है इसमें। अगला है मंदसौर प्रशस्ति। कुमारगुप्त के समय का ही है ये। पहला अपने विलसड पढ़ा, नेक्स्ट है मंदसौर प्रशस्ति। देखिए कुमारगुप्त के काल में वत्स भट्टी द्वारा रचित है। इससे ज्ञात होता है कि कुमारगुप्त प्रथम के समय मंदसौर में सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया गया। तो ये बात भी अपन को कहाँ से पता चलती है? मंदसौर प्रशस्ति से पता चलती है। फिर अगला अभिलेख है
मान कुंवर अभिलेख। कुमार गुप्त को महाराज कहा गया है, महाराज की जो उपाधि दी गई है कुमार गुप्त को, तो ये बात अपन को किस अभिलेख से पता चलती है, तो मान कुंवर अभिलेख से। अगला देखिए तुमेन अभिलेख, ये भी कुमार गुप्त को शरदकालीन सूर्य के समान बताया गया है। तो इसको कैसे याद रखोगे आप, देखो क्या नाम है इसमें, तुमेन, तुमेन, इस मेन को कर लेना मून, मून, ठीक है, मून से याद हो जाएगा आपकी। मून वैसे चंद्रमा होता है लेकिन सूर्य याद रख लेना। शरदकालीन सूर्य के समान यानी कि तुमेन है, कुमार तुमेन है, ठीक है। अब देखिए ये कुमारगुप्त के अभिलेख हैं, सबसे ज्यादा कुमारगुप्त के अभिलेख मिले हैं। कुमारगुप्त के बाद में अगर अपन पढ़े तो स्कंदगुप्त, देखिए हुणों को पराजित कर विक्रमादित्य उपाधि धारण की। तो ये विक्रमादित्य जो उपाधि है हुणों को पराजित करके किसने धारण की थी, स्कंदगुप्त ने। तो ये याद में रखना है। स्कंदगुप्त का भीतरी अभिलेख ये कानपुर यूपी में मिलता है। इसी से ज्ञात होता है कि हुणों को पराजित कर और विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, किसने, स्कंदगुप्त ने। तो ये भीतरी जो अभिलेख है ये स्कंदगुप्त का है। कहोम का स्तंभ लेख, स्कंदगुप्त को सक्रोपम की उपाधि इस अभिलेख के अकॉर्डिंग बताई गई है। इस अभिलेख में बताया गया है कि स्कंदगुप्त को सक्रोपम कहा गया है। जैन तीर्थकर की प्रतिमा स्थापित करने का वर्णन भी इस कहोम अभिलेख में मिलता है। तो ये स्कंदगुप्त के अभिलेख हैं। फिर है अगला आपका स्कंदगुप्त का जूनागढ़ अभिलेख, ये भी स्कंदगुप्त का अभिलेख है। इसके रचनाकार हैं आपके चक्रपाणी। सुदर्शन झील के पुनर्निर्माण का उल्लेख मिलता है किसमें, जूनागढ़ अभिलेख में। सिंचाई का सर्वोत्तम उदाहरण इसी अभिलेख में मिलता है। ये कहाँ पे है आपका, काठियावाड़ गुजरात में, तो ये ध्यान रखना है। फिर अगला जो अभिलेख है वो है गढ़वा अभिलेख, ये इलाहाबाद में। स्कंदगुप्त ने परम भागवत उपाधि धारण की थी। तो देखिए ये जो गुप्त वंश के जो राजा हैं इनकी उपाधि भी ध्यान रखनी है आपको, ठीक है। अगला है भानुगुप्त। देखिए भानुगुप्त है, इनका है एरन अभिलेख जो कि आपके सागर जिले एमपी में है। इसमें सती प्रथा का उल्लेख मिलता है। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है एग्जाम में कि सती प्रथा का उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एरन अभिलेख में। समुद्रगुप्त प्रसन्न होने पर तो कुबेर के समान और नाराज होने पर यमराज के समान प्रतीत होते हैं। ये बातें बताई गई है किसमें, एरन अभिलेख में। समुद्रगुप्त की जो पत्नी है राजमहिषी दत्त देवी, इनका भी उल्लेख मिलता है किसमें, इस एरन अभिलेख में। तो समुद्रगुप्त की पत्नी का नाम और सती प्रथा का जो उल्लेख है वो इस एरन अभिलेख में मिलता है। गुप्त वंश के जो अंतिम राजा हैं वो हैं आपके विष्णुगुप्त। तो इस प्रकार अपना ये गुप्त वंश का कंप्लीट होता है। अब देखिए जो लास्ट टॉपिक बचा है गुप्त काल का वो है गुप्तकालीन मुद्राएं। देखिए अपन ने सबसे पहला जो राजा पढ़ा था वो पढ़ा था श्रीगुप्त, जिसे गुप्त वंश का संस्थापक कहते हैं, ठीक है। लेकिन चंद्रगुप्त प्रथम को क्या बोलते हैं, गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक। तो श्रीगुप्त जो थे इनके टाइम के जो मुद्राएं थी उन पे गुप्तस अंकित था। क्या अंकित था, गुप्तस। तो ये गुप्त से याद हो जाएगा श्रीगुप्त का। फिर थे घटोत्कच। तो घटोत्कच के टाइम की जो मुद्राएं थी उन पे कच अंकित था। और चंद्रगुप्त प्रथम राजा रानी का चित्र अंकित कुमार देवी, लिच्छवी वंश की जो राजकुमारी थी कुमार देवी, जिसके साथ चंद्रगुप्त प्रथम ने विवाह किया था, तो उन कुमार देवी का जो चित्र अंकित मुद्राएं हैं वो भी मिलती है। लिच्छवी अंकित सोने के सिक्के चंद्रगुप्त प्रथम के पीरियड के हैं।
चंद्रगुप्त प्रथम के साथ ही अपन चंद्रगुप्त द्वितीय के भी याद रख लेते हैं। अश्वारोही, छत्रधारी और सिंह निहंता प्रकार के जो सिक्के हैं वो चंद्रगुप्त द्वितीय के पीरियड के सिक्के हैं। फिर है आपके समुद्रगुप्त के टाइम के सिक्के, ये फेमस है। 6 प्रकार के सिक्के मिलते हैं इनके पीरियड में, जिसमें पहला है गरुड़ प्रकार, जिसपे अंकित है पराक्रमाकः उपाधि। सेकंड है धनुर्धारी प्रकार के सिक्के, जिसपे अप्रतिरथ उपाधि ये अंकित है। तो आपको इन सिक्कों के जो नाम हैं, ये 6 प्रकार के सिक्के, ये सिक्कों के नाम याद रखने हैं। तीसरा प्रकार का जो सिक्का मिलता है वो मिलता है प्रसूकृतांत। एक है अश्वमेघ यज्ञ करते चित्र अंकित है सिक्कों पर। व्याघ्र पराक्रम सिक्के मिले हैं और वीणावादीन सिक्के किसके हैं ये क्वेश्चन बहुत बार आता है कि वीणावादीन प्रकार के सिक्के किसके हैं, तो ये समुद्रगुप्त के हैं। तो समुद्रगुप्त के पीरियड के टोटल 6 सिक्के हैं, ये याद रखने हैं आपको। फिर अगला अपन पढ़े कुमारगुप्त का। तो मयूर शैली, कुमार कार्तिकेय के चित्र अंकित मिले हैं इन कुमारगुप्त के पीरियड में। अब लास्ट जो है आपका स्कंदगुप्त, इनके काल के मिलावट वाले और सबसे भारी सिक्के मिले। तो सबसे भारी सिक्के जो हैं वो किसके काल से प्राप्त हुए हैं, स्कंदगुप्त के काल से। देखिए, गुप्त काल में स्वर्ण सिक्कों को दिनार कहा जाता था और चांदी के सिक्कों को रूपक कहा जाता था। चांदी के सिक्कों को क्या बोलते थे, रूपक, और स्वर्ण सिक्कों को कहा जाता था दिनार। गुप्तकालीन सिक्कों का सबसे बड़ा जो ढेर है वो मिला है आपका बयाना भरतपुर से। तो ये आपका आज का वीडियो कंप्लीट होता है। यहाँ तक अपन ने जो गुप्त वंश था उस गुप्त वंश का जो साहित्य, स्थापत्य और कला, ये तीनों जो पार्ट हैं वो अपन ने कंप्लीट कर लिए। तो वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, बार बार रिवाइज कीजिएगा और नोट्स बना लीजिएगा साथ में, ठीक है। और ये वीडियो आपको कैसा लगा ये भी ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।